Welcome everyone to lecture 7 of our service law series, and today's topic is equal pay for equal work. So the concept of equal pay for equal work is rooted in Article 39D of Indian Constitution, which is part of DPSP. तो जो आर्टिकल 39D है वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है जो हमें अचीव करना है और वो 39D में मेंशन्ड है। पर हम अगर हम इसे समझें तो आर्टिकल 14 और 16 भी कहीं ना कहीं हम डिड्यूस कर सकते हैं कि वो भी यही बात करते हैं कि इक्वालिटी शुड बी देयर। इफ़ देर इज़ इक्वल वर्क देर शुड बी इक्वल पे फॉर इट। देर शुड नॉट बी एनी अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन या आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, सो दिस प्रिंसिपल is a directive principle of state policy and it's mentioned in Article 39D of the Constitution. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रिंसिपल को डिफरेंट स्टेटस दिए एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो हम देखते हैं जैसे कि सीता देवी में इसको बोला कि ये एक फैसेट है आर्टिकल 14 का। फिर DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ एक फंडामेंटल राइट का स्टेटस दे दिया। बट देन रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल गोल ही है, ये एक DPSP है। लेकिन हम जब कंबाइंड रीडिंग करते हैं 14, 16 और 39D की, तो हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सेम बात कही हुई है 14 और 16 में, कि कुछ अलग नहीं कहता है। एक जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है वो सेम है इन तीनों की। तो दैट इज़ वाई कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल गोल ही है, इसको हम फंडामेंटल राइट नहीं बोलेंगे। और हमें वी शुड वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दिस कॉन्स्टिट्यूशनल गोल। ठीक है, और इन तीनों केसेस के साथ साथ हमने एक मिनर्वा मिल्स का केस भी डिस्कस किया है जिसमें DPSP और फंडामेंटल राइट के रिलेशनशिप के बारे में बताया कि वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, दोनों आपस में प्रोग्रेसिवली एक दूसरे को अचीव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रेरी नहीं है एक दूसरे के। दीज आर द फ्यू जजमेंट्स विच आर इम्पॉर्टेंट। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सेम वर्क। तो जब हम इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करते हैं तो वो क्या पैरामीटर्स हैं जब हम कह सकते हैं कि कोई दो इंसान सेम काम कर रहे हैं तो इस वजह से उनकी पे भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए 3 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला है कि सेम स्किल, एफर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। ठीक है, अब हम किसी डॉक्टर का काम किसी लेबरर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे सेम स्किल, एफर्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, राइट। या फिर परफॉर्म अंडर सिमिलर वर्किंग कंडीशंस होना चाहिए कि सेम वर्किंग कंडीशंस हैं वहाँ पे, और इन सेम और सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर काम कर रहे हैं वो भी मोर और लेस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको अगर प्रूव करने की आपका सेम वर्क है तो इसमें BOP दैट इज़ बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे होगा प्राइमा फेसिली इसको एस्टेब्लिश करने का। बट देन उसके बाद ओनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा एम्प्लॉयर पे। तो हमने सेम वर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए 3 क्राइटेरिया देखे या फिर पैरामीटर्स कि सेम स्किल, एफर्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होना चाहिए, सिमिलर वर्किंग कंडीशंस में होना चाहिए, एंड थर्डली सेम या सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट में होना चाहिए। ठीक है, नाउ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में हमारे पास कन्वेंशंस हैं जो कहती हैं कि हमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए एक ग्लोबल कमिटमेंट होना चाहिए और हम we should strive to eliminate the wage discrimination on any basis, on basis of sex or on basis of the type of employment one is into. For example, if one is a casual worker or daily wage worker, then that should not be the ground of wage discrimination. Okay, so first is the Universal Declaration of Human Rights, UDHR। इसका आर्टिकल 23(2) बोलता है कि एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हैज़ राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है इसमें भी ये दिया गया है कि सभी को राइट है, अधिकार है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। Then this convention concerning equal remuneration for men and women workers for work of equal value,
जो कि इंडिया ने रेटिफाई की थी 1958 में, इसमें भी इक्वल रेम्यूनरेशन की बात कही गई है मेन और वुमेन वर्कर्स के लिए। तो ऑन बेसिस ऑफ सेक्स वन कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट between two persons for the similar kind of work they are doing in the similar establishment and also under the similar conditions, working conditions. Now the next ICSR, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, इसमें भी रिकॉग्नाइज किया गया राइट टू जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क एंड इट इंक्लूड्स फेयर वेजेस। ICSR में भी हमारी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की गई है एंड इट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 7A1। आर्टिकल 7A and CEDAW, that is Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, इसमें भी it mandates state parties to take measures ensuring equal remuneration and benefits for women। तो ये basically gender basis पे है कि even women को भी equal wage, equal remuneration मिलनी चाहिए। इसका आर्टिकल 11(1)(d) इसके बारे में बात करते हैं। Now, moving on to the national perspective, we have legislation which is Equal Remuneration Act 1976, and the Equal Remuneration Act was enacted to give statutory backing to this Article 39D। ठीक है, तो जो 39D का हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गोल था उसको अचीव करने के लिए हमने इस एक्ट को we brought it into existence। इसके की फीचर्स क्या हैं? फर्स्टली, इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेन एंड वुमेन इन रिक्रूटमेंट एंड पेमेंट ऑफ वेजेस, की मेन और वुमेन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सेकेंडली, एस्टेब्लिशेस एडवाइजरी कमिटीज़ टू इंश्योर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन, एडवाइजरी कमिटीज़ को एस्टेब्लिश करता है एंड एनफोर्सेबल थ्रू इंस्पेक्टर्स एंड कंप्लेंट कमिटीज। सो डिफरेंट जो प्रोसीजर्स हैं और कमिटीज़ हैं वो भी अपॉइंट किए गए हैं ताकि इंश्योर किया जाए कि मेन और वुमेन में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और ये दोनों ही गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट दोनों पे ही अप्लाई करता है ये एक्ट। नाउ द केस ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जगजीत सिंह इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें डेली वेज अर्नर्स को, कॉन्ट्रेक्चुअल और कैजुअल वर्कर्स को जो कि सिमिलर ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं एज रेगुलर एम्प्लॉयज़, उनको भी इक्वल पे का अधिकार है, ये हेल्ड किया गया था। तो जो कैजुअल वर्कर्स हैं या डेली वेज अर्नर्स हैं उनको भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया गया था। तो पहले अगर हम देखें तो मेनली जो मेन और वुमेन के रिस्पेक्ट में इसको देखा गया था, बट अब जो ये कैजुअल वर्कर्स हैं या फिर हम कह सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनके रिस्पेक्ट में भी इस प्रिंसिपल को देखा जाता है। ठीक है, सो कोर्ट ऑब्जर्व दैट एन एम्प्लॉई एंगेज्ड फॉर द सेम वर्क कैन नॉट बी पेड लेस देन द अदर हु परफॉर्म द सेम ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पे भी 14, 16 और 39D को कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस था इस प्रिंसिपल को हेल्ड करने का। अब इससे जो स्कोप ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है उसको और ब्रॉड किया गया एंड नॉन परमानेंट एम्प्लॉयज़ को भी जो सब्सटेंटिवली सेम वर्क कर रहे हैं उनको भी इंक्लूड किया गया। हेंस नाउ वी कैन कंक्लूड दैट जो प्रिंसिपल है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का वो एक पहले सिर्फ हम लिमिटेड एस्पेक्ट में देखते थे बिटवीन मेन एंड वुमेन कि दे शुड बी पेड इक्वली। इफ अ वुमेन इज डूइंग द सेम वर्क देन वाई शुड शी बी पेड लेस? बट इट हैज़ इवॉल्व्ड एंड it has also evolved from being a directive principle under 39D to being a judicially enforceable right through its interpretation under Article 14 and 16. कि it is not just
a piece of paper, but it also can be judicially enforced. And it is supported by both international conventions and domestic legislation, and it seeks to uphold the values of fairness, equity, and non discrimination in employment. Courts have consistently ensured that economic classification does not override the equality of duties performed, and thereby reinforcing the social justice mandate of the Constitution. तो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरल्स हैं और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं वो गवर्न करते ही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट जो है वो ऑल ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन सेम रहती है। और इसी वजह से ये बोला गया है कि जो क्लासिफिकेशन है वो ऐसी नहीं हो सकती है कि जो डिफरेंशिएट करे, बल्कि हमें सोशल जस्टिस को अचीव करने के लिए काम करना चाहिए। और इसीलिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एनफोर्स किया जाए। That is it for this video. Thank you so much for watching this video. Please like, comment and share the video. Thank you.